3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है, उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार का एक अदम्य साहस, वीरता उनके अंदर थी और जितनी सादगी और सरलता उनके जीवन में थी, वो किसी से भी मिलते थे तो उसे अपना बना लेते थे। और एक अलग प्रकार का उनका कार्य करने का तरीका, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर उनकी अति संवेदनशीलता और पहाड़ के प्रति कि यहाँ का कैसे पलायन रुकेगा, यहाँ पर कैसे रोजगार के अवसर होंगे, यहाँ पर जो सैनिक परिवार हैं उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जब भी मिलते थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुखी मन से आज मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि मुझे अगले 10-15 दिनों के अंदर उनके साथ मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी, महार रेजिमेंट, सागर में मध्य प्रदेश में है, और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम वहाँ पर वार मेमोरियल में जाने का और वहाँ के सभी सैनिकों और सैनिक परिवारों से मिलने का था। तो निश्चित रूप से मैं बार बार उनको याद कर रहा हूँ, उनका चेहरा मेरे सामने आ रहा है कि नियति को कुछ और मंजूर था। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे बीच में नहीं है। जनरल साहब, आप हमेशा याद आओगे। मैं आज उनके परिवार को, उनको दोनों बेटियों को, उनके चाहने वालों को और जो 11 अन्य हमारे सैनिक ऑफिसर और जवान, सेना के लोग जो जिनका इस घटना में जिनका निधन हुआ है, जनरल साहब को, उनकी पत्नी को, उन अन्य 11 सभी को अपनी शोक संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके सभी पारिवारिक जनों को इस असहनीय कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति। हमारे सामने है, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर 212 स्थानों पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया है। सुबह प्रदेश कार्यालय पर भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, मुख्यमंत्री जी भी थे, और निश्चित रूप से सारा देश और सारा प्रदेश आज शोकाकुल है और सूझ नहीं रहा है कि ऐसे उत्कृष्ट वीर सैनिक क्या इस प्रकार एकदम सहसा अविश्वसनीय जैसा लगता है। देखिए, जादूंग जो 1962 में जो गांव खाली हो गया था या खाली करा दिया गया था, उत्तरकाशी जिले का सीमांत गांव है, लगभग 12,600 फीट की ऊंचाई पर, उनको लेकर के मैंने उनसे बातचीत किया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस बात के लिए पक्षधर हूँ कि वहाँ पर उन लोगों की वापसी हो, और उस पर हम लोग काम कर रहे थे। वहाँ के लोगों को भी हमने बुलाया था और जो स्टेट BADP तैयार की है हमने, वो भी उन्हीं के सुझाव के आधार पर किया था। आज हम सब शोक संतप्त हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, पूरा देश गमगीन है। उत्तराखंड ने अपने लाल को खो दिया। आज सभी हम लोग सदन के अंदर अपनी भावना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, आज देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी के जाने से जहां देश को, प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान हुआ है। मेरी उनसे बहुत आत्मीयता थी। जब भी मैं दिल्ली आता था, अक्सर उनसे मिलकर आता था। हमेशा उत्तराखंड के बारे में बात करते थे, उत्तराखंड के लिए सोचते थे। आज तो मैं मंत्री हूँ, जब मैं विधायक के रूप में पहली बार उनसे मिला था, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। वो अपनी चीफ की कुर्सी छोड़कर अलग मुझसे बैठकर मुझसे मिले। मैंने ऐसा धन व्यक्तित्व कभी नहीं देखा। मैंने उनसे मांग की कि यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं सेना में भर्ती होने जाते हैं और पहाड़ के बच्चों की हाइट कम होती है, उसमें 5 सेंटीमीटर की छूट हमें मिलनी चाहिए। और 25 दिन के अंदर उन्होंने उसका जियो करके मुझे व्हाट्सएप किया कि गणेश जोशी जी, मैंने आपका ये काम कर दिया। इस प्रकार की उनकी कार्य करने की शैली थी। और जब भी उनके पास मैं किसी बात के लिए गया सैनिकों से संबंधित, उन्होंने कभी ना नहीं किया। 1,25,00,000 लोगों में से निकलकर जब जनरल बिपिन रावत हो, चाहे सैन्य
सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हों, एक समय में रॉक के चीफ के रूप में धस्माना जी हों, भट्ट जी हों, पूरे 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। मतलब हमारा सीना बहुत चौड़ा होता था, हम गर्व महसूस करते थे, गर्व महसूस करते हैं कि इतने कम लोगों में से इतने जांबाज लोग देश हमारे उत्तराखंड में पैदा हुए कि पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड वासियों के ऊपर है। मुझे एक बार गुजरात में भावनगर में जाने का मौका मिला, मैंने वहाँ पर भी इस बात को कहा। मैं एक बार हैदराबाद में एक कार्यक्रम में था, मैंने वहाँ भी इस बात को कहा कि मैं उस धरती से आया हूँ जिस धरती ने आज पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस धरती के पुत्रों के ऊपर है। क्योंकि मैं जिस द्वारिखाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, वो मेरी विधानसभा का, जब मैं उत्तर प्रदेश में विधायक था तो हिस्सा था, मैं कई बार उनके गांव में गया हूँ। वो तो उस समय जब मैं जनरल नहीं थे लेकिन आर्मी में अफसर थे। सोच नहीं सकता कोई कि इतने छोटे से गांव में इतने पैदा हुआ व्यक्ति आज इस मुकाम पर पहुंचा हो। आज हम सब लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि मैं तो सैन्य विज्ञान का छात्र रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि जब जब इंटरनेशनल लेवल पर चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो, इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी की बात हो, आधुनिक युद्धों में आधुनिक तकनीकी का मामला हो, जब जब कभी कोई सैन्य विज्ञान का प्रतिरक्षा का छात्र अध्ययन करेगा तो जनरल बिपिन रावत जी के फौज के एक सेनानायक के रूप में जो उनके तरीके थे, आतंकवाद के खिलाफ जो उनकी कूटनीति, रणनीति, योजना थी, उसका उल्लेख अवश्य करेगा। क्योंकि जब से जनरल बिपिन रावत जी देश सेनानायक बने, देश के अंदर आतंकवाद की घटना, क्योंकि ये हमारा देश, जिस तरह हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा कि देश के अंदर कहीं ना कहीं केवल भारी सुरक्षा नहीं, आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक आतंकवाद भी देश को उतना ही खतरा पैदा करता है जितना वायु आक्रमण या वायु देशों से देश को खतरा होता है। लेकिन जनरल बिपिन रावत जी के नेतृत्व में मैं सोचता हूँ कि आतंकवाद की घटनाएं देश के अंदर कम हुई हैं, और विशेष करके जिस तरह हमारे तमाम साथियों ने उल्लेख किया कि 1962 का युद्ध मैंने जब एक विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किया तो हमारी फौज उस समय हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाइयों पर लड़ने की क्षमता नहीं थी हमारी फौज के अंदर, और उसी का नतीजा रहा कि हमको बहुत सारे 37,120 वर्ग मील भूमि, विशेषकर अक्साई चीन के क्षेत्र में जो बहुत हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ज़मीन चाइना के कब्जे में चली गई। लेकिन जनरल बिपिन रावत जी के नेतृत्व में जिस तरह फौज ने ऊंचाइयों पे युद्ध लड़ने का जो अभ्यास किया और प्रशिक्षण किया, उसे हिंदुस्तान की सभी सीमाएं, चाहे पाकिस्तान से लगी सीमा हो, चाइना से लगी सीमा हो, चाहे श्रीलंका में समुद्री सीमा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की, हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हमारी सीमाएं हों, हमारी सीमाएं इसमें पूरी तरह सुरक्षित महसूस होती हैं। और ये पहली बार हमने देखा कि जब चाइना ने जब भी घुसपैठ करने की कोशिश की, छिटपुट हम पे आक्रमण करने की कोशिश की, तो जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में जिस तरह फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया, ये उनकी कार्यकुशलता, उनका नेतृत्व था। आज हम सब लोग दुखी हैं और कहते हैं ना कि देखिए, एक बहुत बड़ी हानि हुई है। कल जिस समय हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिली
तो एकाएक यकीन नहीं हो रहा था कि भारत का सबसे मजबूत जो हेलीकॉप्टर है उनमें से एक है MI-7 V5। तो जनरल रावत इस तरीके से जाएंगे नहीं लगता था। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अध्ययन में विशेष रुचि थी, लेखन में विशेष रुचि थी और सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने एज ए जनरल भी और उसके बाद CDS होने के बाद भी लिए। खासकर रक्षा सौदों में एकदम जो तेज़ी आई और जिस तरीके से रक्षा सौदों में रसा और अन्य देश रुचि ले रहे थे उनके रहते हुए, उससे लगता था कि भारत की सेना के आधुनिकीकरण में विशेष हाथ जनरल विपिन रावत जी का है और वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। महिलाओं की एक लंबे समय से फ़ौज में एक उचित स्थान पाने की मांग थी जो उनके जनरल रहते भी पूरी हुई और उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय उस दिशा में भी लेने का काम किया था। जनरल विपिन रावत गोरखा रेजिमेंट से उन्होंने अपनी नियुक्ति पाई थी और गोरखा रेजिमेंट एक वीर रेजिमेंट के रूप से जानी जाती है जो बहुत ही बहादुर लड़ाके गोरखा रेजिमेंट में रहते हैं। उसका परिचय देते हुए भी अनेक ऐसे कारनामे उन्होंने, चाहे वो म्यांमार का मामला रहा हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का रहा हो, ये विपिन रावत जी की ही सोच का नतीजा था कि उसमें भारत को सफलता मिली। मैं ये भी यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि फील्ड मार्शल मनिक शॉ, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बांग्लादेश का गठन करने में उनकी भूमिका थी, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पर एक दिन में लाने वाले मनिक शॉ के बाद अगर इस भारत में किसी को वो मुकाम दोबारा मिला तो वो जनरल विपिन रावत थे, जो CDS का पद गठित किया गया और उनको उसमें बैठाया गया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी CDS रावत की मृत्यु भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए और उत्तराखंड के लिए विशेषकर, क्योंकि आज उत्तराखंड ने अपना एक सपूत खोया है, अपना बेटा खोया है, तो ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति करना शायद संभव नहीं होगा।